ओके, तो लास्ट सेशन आपको क्लियर हुआ है। लास्ट सेशन में हमने एग्जीक्यूटिव लाइक्स क्राइटेरिया ऑफ द प्लूरल रिफ्यूजन की बात की है। अब तो हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव कॉजेज ऑफ द प्लूरल रिफ्यूजन। ओके, डॉक्टर विक्रांत, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। थैंक यू। देखिए, कॉजेज की अगर बात करें ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ओके, तो वहां पे कौन कौन से कॉजेज रहेंगे? तो हम बात कर रहे थे मोस्ट कॉमन कॉज, एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज इन्फेक्शन। तो वहां पे इन्फेक्शन कॉज नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे कौन सा इन्फेक्शन है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग आंसर्स दे रखे होते हैं, तो आपको उसी सीक्वेंस में पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला इन्फेक्शन है वो है पैरा निमोनिक। फर्स्ट वन इज दी पैरा निमोनिक, जो कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। देन सेकेंड मोस्ट कॉमन इज टीबी, एंड थर्ड वन इज दी वायरल। तो इसी सीक्वेंस में आपको आंसर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में हमेशा जरूरी नहीं है आपको पैरानिमोनिक दे रखा हो। तो अगर वहां पे टीबी मेंशन्ड है तो आपका आंसर टीबी जाएगा, और अगर वहां पे वायरल इन्फेक्शन ही दे रखा है तो आपका आंसर वायरल इन्फेक्शन जाएगा। ओके, अगर तीनों ही मेंशन्ड है तब आंसर आपका क्या जाना चाहिए? पैरा निमोनिक। ओके, देन नेक्स्ट आता है मैलिग्नेंसीज। कौन कौन सी मैलिग्नेंसीज है कैन कॉज द एक्सुडेटिव प्लूरल डिफ्यूजन? मैलिग्नेंसीज, एंड मैलिग्नेंसीज के अंदर कौन कौन से हैं? मैलिग्नेंसीज के अंदर है हमारा, अब मैलिग्नेंसीज के अंदर भी सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसीज जो कि कॉज करे एक्सुडेटिव प्लूरल डिफ्यूजन को, तो हमारे को पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज दी सीए लंग, then second is the CA breast, then third one is the lymphomas, third one is the lymphomas। ओके, तो ये जो अभी आपने फ्लो चार्ट देखा है, ये आपको इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ये एक बार देखने पे आपको लगेगा हाँ याद रहेगा, बट इनका रिवीजन, हर एक चीज रिवीजन मांगती है। और एक बार रिवीजन कर लिया, चीजें बहुत इजी करके आपको मैं समझा रहा हूँ और आपके नोट्स बनवा रहा हूँ, ठीक है ना। GIT causes the exudative pleural effusion. First one is the acute pancreatitis, then esophageal rupture, then subphrenic abscess, subphrenic abscess, okay। अदर देन GIT गायनिक कॉजेज पूछे जाते हैं, एंड गायनिक के अंदर आपको, जब मेरी गायनिक की क्लास रहेगी तब आपको ये सिंड्रोम भी बताऊंगा। और वो सिंड्रोम कौन सा है? मिक्स सिंड्रोम।
मिक्स सिंड्रोम, मिक्स सिंड्रोम। अब मिक्स सिंड्रोम बाय नेम कई बार पूछा जाता है, तो इसका ट्रायड आपको पता होना चाहिए कि ट्यूमर कहाँ पे है। फर्स्ट वन इज दी ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन ट्यूमर प्लस एसाइटिस, एसाइटिस, एंड थर्ड थिंग इज दी राइट प्लूरल इफ्यूजन। और यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है कि राइट है कि लेफ्ट है, उसमें कंफ्यूजन रहता है। ओके, राइट प्लूरल इफ्यूजन, मिक्स सिंड्रोम, कई बार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, देन गायनिकॉज के बाद में ड्रग्स हमारे को डेफिनेटली नहीं पूछी जाती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स एक्जिडेटिव प्लूरल इफ्यूजन करती हैं। देन पैरासाइटिक कॉज, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, पैरासाइट्स। एंड पैरासाइट्स के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अंदर रहता है एस्केरियासिस, एस्केरियासिस, ओके। ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस में कौन सी? फर्स्ट एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, चुग स्ट्रो सिंड्रोम, चुग स्ट्रोस, ओके। देन आईएलडी के अंदर बात करें तो आईएलडी में कौन सा? एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, एंड सीएबीजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे पोस्ट कैपिलरी, सॉरी पोस्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ओके। ये क्यों डेवलप हुआ? ड्यू टू दिस हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, ओके। एंड क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे भी एक्जुडेटिव के अंदर भी पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आता है। ठीक है, अगर बात की जाए पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स के अंदर, तो वहां पे मेनली कौन सा रहता है? दोनों मिलते हैं, बट एक्जुडेटिव ज्यादा मिलता है ट्रांसुडेट की बजाय। अगर दोनों ही ऑप्शंस में है तो कौन सा टिक करना है? एक्जुडेटिव, ओके। अब इसका एक ग्राफ और बना, लेआउट और बनाते हैं कि हमारा अगर यूनिलेटरल, यूनिलेटरल प्लूरल इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन है, तो what are the causes for the right sided pleural effusion and what are the causes for the left sided pleural effusion? कोई कंफ्यूजन नहीं। देन राइट साइडेड में कौन कौन से कॉजेज हैं? रप्चर, रप्चर्ड लीवर एप्सिस, रप्चर्ड लीवर एप्सिस। देन अभी बताया था राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन गायनिक कॉज इज मिक्स सिंड्रोम, मिक्स सिंड्रोम। Then third is the right subphrenic nerve abscess, abscess, okay। लेफ्ट साइडेड कॉजेज कौन कौन से हैं वो भी हमारे को पता होनी चाहिए। लेफ्ट साइडेड कॉजेज में आता है, फर्स्ट वन इज द एक्यूट
acute pancreatitis, second cause esophageal rupture, then third one is the left sided subphrenic abscess, left sided subphrenic abscess. ओके, तो यूनिलेटरल में हमारे को राइट साइडेड कॉजेज एंड लेफ्ट साइडेड कॉजेज अलग से याद रहने चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए. ओके, देन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके क्लिनिकल फीचर्स में, और क्लिनिकल फीचर्स में सिंपली हमारे को सिम्टम्स जो है इनमें से कई बार क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि इन प्लूरल इफ्यूजन की अगर बात करें तो प्लूरल इफ्यूजन में क्वेश्चन जो बनता है या तो इनकी कॉजेज से बनता है या फिर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है. तो सिम्टम्स में हमारे को क्या पता होना चाहिए? कफ एंड चेस्ट पेन, और ये मेनली कफ विद चेस्ट पेन ही होता है, कफ विद चेस्ट पेन. ओके, तो चेस्ट पेन भी करेक्टरिस्टिक सिम्टम है. तो एंड प्लूरल इफ्यूजन के साइंस को मैंने ना पहले ही वो जो एक टेबल बनाई थी तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है. ओके, देन इन्वेस्टिगेशंस. इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले अगर कोई लंग्स से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो अपन क्या कराएंगे? चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे को ध्यान से समझने की कोशिश करना अच्छे से, कि मैं हर एक पॉइंट को चेस्ट एक्सरे में किस तरीके की फाइंडिंग्स देखेगी उसको पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने वाला हूँ. ओके, अर्लीस्ट चेंजेस, अर्लीस्ट चेंजेस कौन से व्यू में दिखेंगे हमारे को? लेटरल व्यू में, न कि पीए व्यू में. तो अर्लीस्ट चेंजेस हमारे को किस में देखने को मिलेंगे? पहली चीज पता होनी चाहिए कि लेटरल व्यू में दिखने को मिलेगी. क्यों? अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हम लेटरल व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये लेटरल व्यू ऑफ द चेस्ट एक्सरे है, इस तरीके का दिखेगा कुछ. तो आपको भी पता है इसके लंग्स के पास में क्या रहेगा? हमारा प्लूरा रहेगा. तो अगर अर्लियर चेंजेस हैं, मींस जो भी फ्लूइड है वो कम क्वांटिटी में है, ये एंटीरियर साइड है या ये पोस्टीरियर साइड है. ओके, तो जो भी फ्लूइड रहेगा ग्रेविटी की वजह से वो क्या रहेगा? पोस्टीरियरली डिपॉजिट हो जाएगा या इकट्ठा होने लगेगा. तो इसको क्या, कौन सा एंगल कहेंगे? ये होता है हमारा कोस्टोफ्रेनिक एंगल, कोस्टोफ्रेनिक एंगल. तो यहाँ पे जो फ्लूइड रहेगा, इस फ्लूइड की वजह से ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल क्या हो जाएगा? ब्लंटिंग. तो अर्लीस्ट चेंजेस क्या दिखने को मिलेगा? अब आपका आंसर आएगा, ब्लंटिंग ऑफ पोस्टीरियर कोस्टोफ्रेनिक एंगल. ओके, चीज समझ में आ गई? अब ये मिनिमम फ्लूइड कितना होना चाहिए कि ये चीज ब्लंट हो जाए? तो क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये एम्स का क्वेश्चन आया था. तो अगर हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिमम फ्लूइड, मिनिमम फ्लूइड causing the blunting of the costophrenik angle, it is 75 ml, it is 75 ml. ओके, अगर आप कहेंगे कि सर हमने तो पीए व्यू लिख दिया है, तो अर्लीस्ट चेंजेस किस तरीके को देखने को मिलेंगे? तो अभी नेक्स्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं. इन ए पीए व्यू, इन ए पीए व्यू अर्लीस्ट चेंजेस
और अगर पीए व्यू में अर्लीस्ट चेंजेस देखने हैं, जहां पे हमारे को क्या देखने को मिलेंगे, वही सेम ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल, ब्लंटिंग ऑफ द सीपी एंगल मींस यहाँ पे देखिए चेस्ट एक्सरे कैसा है हमारा, इस तरीके से फ्लूट रहे एंड चेस्ट एक्सरे में यहाँ पे हमारी हार्ड शेडोज। देन जो फ्लूट रहेगा ग्रेविटी की वजह से डेफिनेटली कहाँ पे मिलेगा हमारे को, यही सीपी एंगल्स में देखने को मिलेगा। बट पीए व्यू में कब देखने को मिलेगा कि सीपी एंगल हमारा ब्लंट हो जाए पीए व्यू में। तो अगर पीए व्यू के अंदर बात करें तो वहां पे मिनिमम फ्लूट जो रहेगा, मिनिमम फ्लूट causing the blunting of the CP angle in PA view, answer is 175 ml. It is 175 ml. And blunting के बाद में क्या डेवलप करेगा, नेक्स्ट फेज इज दी ऑब्सक्योर, सॉरी ऑब्सक्योर दी डायफ्राम। अब डायफ्राम भी डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मिनिमम फ्लूइड कितना होना चाहिए, एंड यही क्वेश्चन आता है ऑब्सक्योर द डायफ्राम, इट इज 400 ml, इट इज 400 ml। ओके, तो यहाँ पे आपको चेस्ट एक्सरेज क्लियर हुए प्लूरल फ्लूइड के प्लूरल इफ्यूजन्स में। देन चेस्ट एक्सरे में प्लूरल फ्लूइड क्लियर होने के बाद में सेकंड इन्वेस्टिगेशन जो रहेगी, सेकंड इन्वेस्टिगेशन इज दी प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस। प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस कैसे करेंगे, वहां पे प्लूरल फ्लूइड एग्जामिन करेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा हमारे को, टीएलसी ग्रेटर देन 1000 पर माइक्रोलीटर। एंड अगर ये ज्यादा मिलती है तो इट इज सजेस्टिव ऑफ द एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। इसी तरीके से डीएलसी की बात करें तो डीएलसी में न्यूट्रोफिल काउंट अगर इंक्रीज मिल रहे हैं या न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट मिल रहे हैं प्रोमिनेंटली, तो वहां पे किसका इन्फेक्शन हो सकता है या कॉज हो सकता है, वहां पे या तो पैरान्यूमोनिक कॉज इन्फेक्शन होगा, पैरा न्यूमोनिक, एंड या फिर जीआईटी कॉज मिलेगा। अगर न्यूट्रोफिल्स की जगह वहां पे लिम्फोसाइट प्रोमिनेंट मिल रहा है, लिम्फोसाइट्स फ्लूइड्स में ज़्यादा मिल रहा है, तो वो किसके लिए हम सोचेंगे, या पे या तो टीबी हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई मैलिग्नेंसीज हो सकती है। कोई कंफ्यूजन नहीं। देन अगर लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड लास्टली इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल्स एंड इयोसिनोफिल्स के आगे लगाना स्टार, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है। अगर इयोसिनोफिलिक है तब फिर तो फर्स्ट थिंग आती है ड्रग्स, देन सेकंड आता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, देन थर्ड आता है हमारा चुग स्ट्रॉस सिंड्रोम, चुग स्ट्रॉस सिंड्रोम, देन एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, देन जो अभी बताया था पोस्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG, ठीक है, जो कि मैंने एक्सुडेटिव का कॉज बताया था। ओके, तो ये है हमारे इयोसिनोफिलिक अगर प्रोमिनेंटली मिल रहे हैं तो, ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट हमारा बचता है कौन सा, बेसोफिल। एंड बेसोफिल अगर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है तो वो किसको शो करेगा, ल्यूकीमिया को, ल्यूकीमिया को। अगर इसी तरीके से फ्लूइड के अंदर बात करें हम टीएलसी डीएलसी के बाद में शुगर लेवल की,
तो शुगर लेवल क्या हो सकता है, आइदर लो और इधर हाई। लो किसको कहेंगे, जहां पे हमारा शुगर लेवल लेस देन 60 mg पर DL हो। एंड हाई किसको कहेंगे, जहां पे ग्रेटर देन जस्ट होल्ड अ सेकंड। गेट सॉरी, लो लेस देन 60 एंड हाई ग्रेटर देन 130, ग्रेटर देन 130। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा कॉज, हाई का में तो रहेगा हमारा एक ही है, वो है हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस। एंड लो के अंदर कॉजेज कौन सा है, पैरा न्यूमोनिक निक इन्फेक्शंस, मैलिग्नेंसीज, इम्फाइसीमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एंड ये तो हुआ हमारा शुगर के लिए कि अगर शुगर लो है या हाई है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को पीएच लो मिलेगी, pH इज लेस देन 7.20। अगर प्लूरल फ्लूइड की pH लेस देन 7.2 है तो ये किसको शो करती है कि ये डेफिनेटली पैरान्यूमोनिक इन्फेक्शन है या इम्फाइसीमा की वजह से एक्सुडेशन हुआ है, या लास्ट थिंग इज दी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है प्लूरल इफ्यूजन। ओके, एंड प्लूरल इफ्यूजन के साथ में ही हमारा कंप्लीट हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए हैं, हमने फर्स्ट जीआईटी कंप्लीट किया, जीआईटी। देन सेकंड हमने एसिड बेस बैलेंस को कंप्लीट किया। देन हमने किसको कंप्लीट किया, लीवर को। एंड लीवर के बाद में हमने लिया था रेस्पिरेटरी। एंड रेस्पिरेटरी कंप्लीट होने के बाद में आपको हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। ओके, अगर इनमें से किसी को भी कोई क्लास अगर मिस हुई है तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज डाल देना, मेरे आपके पास में। ओके, आई विल प्रोवाइड द recording session to Dr. Priyanka. Okay, don't worry. देन क्या हमारे को आज स्टार्ट करना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या नेक्स्ट सेशन में हमारे को लेना चाहिए, प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करें कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स को हम आज से स्टार्ट करें या नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करें। डॉक्टर रितिका, डॉक्टर सर और प्रीवियस, ओके दिव्या, बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगी। आप एक बार मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना कि आपको कौन से सेशंस चाहिए, हमारे कौन कौन से सेशन हुए हैं आपके स्क्रीन के सामने हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन श्योर। ओके, तो एक रिक्वेस्ट है, अभी तक जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं जिसके अंदर जीआईटी हुआ है, एसिड बेस बैलेंस हुआ है, लीवर हुआ है, रेस्पिरेटरी हुआ है, इन सब के क्वेश्चंस आप किस में से निकालना, ट्रिपल ए बुक
मुदित खन्ना की बुक, ओके। अगर लेटर ऑन अगर टाइम मिलता है तो पीजी प्लस में से निकाल सकते हो, ठीक है। बट इनके क्वेश्चंस इसमें से निकालोगे ही निकालोगे, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस का आंसर आपको हमारी जो हमने जो नोट्स बनाए हैं या मैंने जो पढ़ाया है उसमें कवर हुआ हो। कई सारी चीजें हैं जो आपको जो क्वेश्चंस करोगे तो आपको वहां पे एकदम नई चीज लगेगी, बट वो सारी चीजों को भी आप ऐड ऑन कर सकते हो इसके अंदर। सर ये जो क्वेश्चन है इनके पीडीएफ बनाकर आप प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? तो हम उनको पेपर फॉर्म में ले लेंगे क्योंकि वी डोंट हैव दीज बुक्स एक्चुअली। तो ये बुक्स तो वैसे आपको परचेज करनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो अगर आप कहेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनके पीडीएफ फॉर्मेट आपको मैं अवेलेबल कराऊँ क्वेश्चन फॉर्म को। बट अगर आप ये परचेज करते हो मुदित खन्ना ट्रिपल ए एंड ऑल, तो इसके अंदर हर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि ये आंसर क्यों हुआ है। अगर हम अवेलेबल कराएंगे तो उसके अंदर वो इतने सारे एक्सप्लेनेशंस वगैरह पॉसिबल हो नहीं पाएंगे, और ये आपके एसेट्स ही हैं एक तरीके से जो आपकी प्रिपरेशंस में वर्क करेगा। सक्सेस, तो सक्सेस में ये है क्या अपना एलाइड सब्जेक्ट्स। सक्सेस आई थिंक ओनली होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, अवेलेबल है। वॉल्यूम 2, ओके, वॉल्यूम 2 एंड 3, ओके। कैन आई यूज काइजन? काइजन में भी हाँ, मतलब हमारे को क्वेश्चंस निकालने चाहिए। अगर हमने ना कोई सिस्टम कंप्लीट कर लिया है तो हमारे को उन सिस्टम्स के टोटल आपके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में 10 ये हैं, 10 to 11 सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर अभी आपका कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होने के बाद में जैसे कि किडनी रहेगा, किडनी के बाद में एंडोक्राइन है, एंड लास्टली हम लेंगे सीवीएस एंड सीएनएस को, ओके। Okay, sir. So I should first say triple A and Mudit Khanna. यस। And any other book? Okay. नहीं, पीजी प्लस में भी क्वेश्चन सेम ही रहेंगे ट्रिपल ए के। आप ट्रिपल ए और ये ट्रिपल ए एंड पीजी प्लस में से कोई सी भी एक चीज परचेज कर सकते हो। Okay, sir. Triple A and Mudit Khanna. Okay. यस, ठीक है, ओके। तो थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.